record this in your books of account. So I think revenue recognition concept आपको clear होगा. Revenue recognize करना है when it is realized and earned, and not when the cash is received. Okay, we are not following cash system of accounting. So this concept is somewhere related to the accrual system of accounting or the mercantile system of accounting. Okay, and verifiable objective concept. Acha, I think I'm also making the notes. Mm, अच्छा, यहाँ पर मैंने नोट्स लिखी है. एक कंसेप्ट इसमें नहीं लिखा था. But right now, let me record this. Revenue recognition. And in revenue recognition, this is the main concept कि revenue should be recognized when it is earned or realized, and don't wait for the final cash receipt. And then we have verifiable objective concept. Now, what is the meaning of verification? अच्छा, कैरो इज आस्किंग कल आप पीटीएम में आओगे. एक्चुअली आई विल बी बिजी इन द पीटीएम ऑफ 12th, बट आई विल बी इन द स्कूल. ओके, सो इफ यू विश टू मीट यू कैन. ओके सर. हाँ. So let me try another file. What is the meaning of verification? Verification means that uh, you should be able to confirm its reality through some document or it through some method. Now, verifiable objective says that your accounting should be objective. There are two things, subjective and objective. Subjective means it is based on person's perception. उसमें पर्सनल बायस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई स्टूडेंट का इंटेलिजेंस ओके खुद से जज करता हूँ, उनसे बातचीत करके मैं अगर देखना चाहता हूँ ये कितना इंटेलिजेंट है, तो इट इज हैविंग पर्सनल बाइस. हो सकता है कुछ जन मुझसे अच्छे से बात करे एंड आई कैन फील दैट के ये ज्यादा इंटेलिजेंट है. बट इफ आई डिसाइड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑन वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव, फॉर एग्जाम्पल मार्क्स, या फिर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस, या फिर आपका रिजल्ट, ओके, या फिर आपका परफॉर्मेंस इन नॉन एकेडमिक एरियाज, तो इन दैट केस मेरा माइंड फ्री हो जाएगा फ्रॉम पर्सनल बाइस. सो there should be verifiable evidence. For example, if you have purchased the goods, तो उसके लिए आपके पास verifiable documents होने चाहिए. तो which is the main document to confirm कि actually में purchase हुआ था? बिल. बिल. ओके, लेकिन बिल. चलो बिल आ गया, लेकिन बिल के साथ एक और डॉक्यूमेंट है. बिल को मैच करते हैं इनवर्ड रिसिप्ट के साथ. इनवर्ड रिसिप्ट क्या होता है कि भाई परचेस का तो बिल है, लेकिन माल गोडाउन में अगर आया है तो गोडाउन में जब गुड्स एंटर होते हैं उससे पहले वो इनवर्ड में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी गोडाउन में स्टॉक रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर्ड. ओके, तो मैं क्या करूंगा, परचेस का बिल है, उसमें लिखा होगा इतना किलो केमिकल आया है, फिर मैं उसको मैच करूंगा. ज्यादा एविडेंस
होंगे उतना वो वेरीफाइबल होगा। तो गोडाउन के स्टॉक रजिस्टर में, उस दिन के रजिस्टर में मैं चेक करूंगा कि क्या इतने किलो एग्जैक्टली गोडाउन के अंदर आए हैं। अगर ये दोनों चीज मैच हो गई तो इसका मतलब है आई हैव वेरीफाइबल एविडेंसेस। और अगर कोई चीज वेरीफाइबल है एविडेंस के थ्रू, इसका मतलब यू आर डूइंग अकाउंटिंग इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर मीन्स, देखो देर आर टू टाइप्स ऑफ साइंस, एक है सोशल साइंस, ओके, और एक होता है एब्सोल्यूट साइंस। अब देखो फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, उसके रूल्स पूरे वर्ल्ड में सेम है, लेकिन मैनेजमेंट, कोई चीज में क्या डिसीजन लेना है उसके रूल्स सिचुएशन टू सिचुएशन अलग होंगे। सो इन साइंस, फॉर एग्जांपल H2O वाटर का फॉर्मेट है, तो इट इज सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो एक्चुअली में यहाँ पर अकाउंटिंग जो करनी है, इट शुड बी डन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर मीन्स देयर हैज टू बी वेरीफाइबल एविडेंसेस, उसके बेस पर आपको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने हैं। बिना वेरीफाइड ऑब्जेक्टिव के यू शुड नॉट पास जर्नल एंट्री। ओके, आपने किसी को पेमेंट दिया है कैश में, तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? कुछ प्रूफ होना चाहिए। तो एक होता है पेमेंट रिसिप्ट, यानी आपने किसी को पे किया है तो उस पर्सन की साइन की हुई एक वाउचर आपके पास होना चाहिए। एक चैप्टर है जो अभी आपने सीखा नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन वाउचर। ओके, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव मैनर से होनी चाहिए, एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स से ऑब्जेक्टिवली हमें करनी है। एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? एज यू कैन सी, कैश मेमो, आपने जब कैश सेल्स किया है तो उसको वेरीफाई कर सकते हो कैश मेमो के साथ। देन इनवॉइसेस, बिल्स, देन सेल्स बिल, परचेस बिल, और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सो आई होप you are able to understand what is the meaning of verifiable objective concept. Okay, so your transaction should be verifiable based on documentary evidence. It means that documentary evidence जरूरी है। तो documentary evidence of transaction should be free from any bias. ओके, बहुत ही सही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फ्री फ्रॉम बाइस मीन्स वो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेटेड वाला नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक और एग्जांपल, सपोज ईयर के एंड में बैंक बैलेंस कंफर्म करनी है। कंपनी ने तो बताया, मैनेजमेंट ने, कि हमारी बैंक बैलेंस में 50 करोड़ है। तो हाउ विल यू कंफर्म द बैंक बैलेंस? उनकी कैश बुक देखोगे या फिर बैंक की पासबुक देखोगे? पासबुक। पासबुक, क्योंकि कैश बुक तो उन्होंने खुद ने बनाई है, हो सकता है उसमें प्रॉब्लम हो। तो जो बाहर वाले इश्यू करते हैं डॉक्यूमेंट, वो ज्यादा रिलायबल है। ओके, देयर वाज वन कंपनी विद द नेम ऑफ सत्यम कंप्यूटर्स, उसमें फ्रॉड हुआ था और सत्यम स्कैम हुआ था। शेयर प्राइस उस सत्यम का काफी कम हो गया था। एंड सत्यम आईटी कंपनी में थी, आईटी फील्ड में थी, एंड सत्यम को खरीदा गया था टेक महिंद्रा के द्वारा। टेक महिंद्रा आपको ऑलरेडी पता होगा, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप ने सॉफ्टवेयर कंपनी सत्यम को ना खरीद लिया और सॉफ्टवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आज के टाइम पे उसका नाम है टेक महिंद्रा। ओके, सो इट वहां पे स्कैम क्यों हुआ था? क्योंकि जो ऑडिटर्स थे, सीए को पैसे खिला दिए गए थे। उन्होंने बोला हमारी कैश बुक में है बैंक बैलेंस, लेट्स से फॉर एग्जांपल 50 करोड़। तो सीए लोग ने क्या है कि चेक नहीं किया बैंक के स्टेटमेंट के साथ, बट उन्होंने जो कहा वो मान लिया। एक्चुअली होता नहीं है ऐसे, लेकिन पैसे से आप खरीद सकते हो। तो बेचारे वो भी इंसान ही है। एंड देन अल्टीमेटली जब फ्रॉड सामने आया, तब पता चला कि एक्चुअली में तो बैंक बैलेंस 50 करोड़ नहीं थी, 30 करोड़ थी। ओके, तो उनको भी जेल में जाना पड़ा। बट यू नो, वो वेरीफाइबल एविडेंस नहीं था। सो अकाउंटिंग शुड बी डन ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस of the transactions. So I hope you are able to understand this concept as well. So documentary evidence should be free from the personal bias. Okay, so I hope you are able to understand what you are supposed to do in art integration. Okay, अब डेडलाइन फिक्स करते हैं। ऑलरेडी मैंने शायद इन्फॉर्म तो कर दी है।
I will give you 10 days. Today is 29th of January. So चलो 14 फरवरी तक हो जाएगा सबका. Yes, sir. ओके. और अगर कोई 14 फरवरी को बिजी होगा तो वो 15 फरवरी को सबमिट कर सकता है. नॉट एन इश्यू. सर पर हमारी टेस्ट 6 आ गई तो? अच्छा ये भी है. ठीक है, तो आफ्टर टाइम टेबल तो अभी तक मिला नहीं है टेस्ट का, तो उससे पहले ही दे दो. सर बट की टेस्ट हमारी जल्दी होने वाली है 8 फेब को, तो उसके आजू बाजू ही होगी बाकी की टेस्ट. ओके, तो ठीक है. आपकी टेस्ट जब खत्म होगी ना, ओके, उसके बाद आफ्टर 1 वीक यू कैन सबमिट. ओके सर. ओके, और कोई डाउट है कैसे करना है उसके रिलेटेड? मैंने वीडियो तो शेयर कर दिया है. सर कल वाला नहीं किया है. अच्छा किया है लेकिन अपलोड करना बाकी है. तो दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स इट ईच रिकॉर्डेड बिजनेस ट्रांजेक्शन recorded in the books of account should have adequate evidence. हर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन का एडिक्वेट एविडेंस होना चाहिए, सबूत होना चाहिए. ओके, बिना सबूत के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आपको अकाउंटिंग नहीं करना है. दिस इज व्हाट दिस concept says. Verifiable objective concept. Just a minute. सर Yes, please tell. सर अकाउंट्स में कितने चैप्टर आएंगे? In accountancy, paper will be of around 50 marks, and for 50 marks, I will ask final accounts. And before this, which chapter we had completed? Depreciation. And earlier chapter also I will include, and I feel that a rectification of error should be asked, because even after 2 tests many students are making mistake in that chapter, and that is the most important. तो अब चलो मैं स्क्रीन पर लिख ही देता हूँ क्या होगा सिलेबस. तो इन सिलेबस यू विल हैव rectification of errors, you will also have depreciation, and you will have final accounts. Okay, I think these 3 are sufficient for 50 marks. सर एक बार रिपीट करो. स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रहा है? रेक्टिफिकेशन ऑफ हाँ दिख एरर्स, रहा है, दिख रहा डेप्रिसिएशन एंड फाइनल अकाउंट्स. ओके, फाइनल अकाउंट्स बड़ा चैप्टर है, जितना हम किए करेंगे उतना मैं पूछूंगा, शायद उसके बाद भी चैप्टर कंटिन्यूएशन में होगा. ओके, चलिए तो लेट्स अगेन स्टार्ट द फाइनल अकाउंट्स. We had solved question number 3, and now we will focus on question number 4. So on your screen you are able to see this, and we know the method. चलिए start करते हैं. From the following trial balance of Shraddha as on 31st March 20, prepared trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2020 and the balance sheet. And we have these adjustments. So capital, you need to tell me about where it will be placed, and our method you already know. ट्रेडिंग डेबिट या फिर ट्रेडिंग क्रेडिट, और पीएनएल डेबिट या फिर पीएनएल क्रेडिट. टोटल 6 पार्ट्स होंगे, और एसेट्स या फिर लायबिलिटीज. ओके, सो इनमें से कोई एक आपको बताना है. सो परफेक्ट, it will be the liability. You can also use the chat box. So capital में I will write L. अच्छा, then drawings क्या होगा? डेबिट बैलेंस है, I will write minus L. Okay, it will be deducted. Actually drawings is a debit balance, so liabilities are having credit balance, लेकिन हम ड्राइंग्स को कैपिटल से लेस करते हैं, तो कैपिटल में मैं 2 डॉट करता हूं,
Can somebody please tell why I am making 2 dots here? एक डॉट तो समझ में आया कि ड्राइंग्स माइनस करना है कैपिटल में से, तो मुझे पता चलेगा कितनी स्पेस छोड़नी है, लेकिन एक डॉट तो हमेशा रहेगा कैपिटल में. व्हाई? बिकॉज वी एड नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट. और इफ देर इज नेट लॉस तो वी माइनस. सो कैपिटल में एक एडजस्टमेंट हमेशा होता है, तो एक डॉट तो हमेशा रहेगा. डॉट मीन्स कितनी लाइन छोड़नी है. अच्छा, देन वी हैव सेल्स. वेयर विल वी शो? ट्रेडिंग क्रेडिट. Then next we have purchases. Where will we show? Trading debit. Okay. Then we have opening stock. 1st April wala opening stock. Where will we show? Trading debit. Then we have return outwards. ये कौन सा रिटर्न है? परचेस रिटर्न या सेल्स रिटर्न? इट इज परचेस रिटर्न. ओके, आउटवर्ड गुड्स जा रही है, खरीदी होगी इसलिए जा रही है. इट्स परचेस रिटर्न. सो परचेस रिटर्न वेयर विल वी शो? ट्रेडिंग डेबिट, बट माइनस की तरह. देखो, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड ही आती है, बट अगर वो डेबिट साइड में आती है तो वो माइनस में आनी चाहिए. ओके, यू शुड गेट दिस पॉइंट. जैसे ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स डेबिट बैलेंस है, तो वो एसेट साइड में जानी चाहिए, बिकॉज एसेट्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस. अगर वो लायबिलिटी साइड में जाती है तो माइनस में जानी चाहिए. तो बस ये सिंपल है, इट्स लाइक मैथमेटिक्स. इतना समझ लिया तो कभी भी आपकी फाइनल अकाउंट्स टैली न हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. इट विल ऑलवेज बी सेम. एसेट्स एंड लायबिलिटीज मैच होगा. कैरेज इनवर्ड. प्लीज नोट, कैरेज इनवर्ड इज द डायरेक्ट एक्सपेंस. रॉ मटेरियल खरीदा है, उसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हुआ है, फ्रेट चार्जेस हुआ है, वो है कैरेज इनवर्ड. तो डायरेक्ट एक्सपेंस आर recorded in trading debit. Then we have wages. It is also the direct expense. Where will we show wages? Direct expenses are shown in trading debit. Then we have power. Now please note, there is a difference between power and electricity. When I say power, तो generally power कहाँ पर यूज होता है? फैक्ट्री में या ऑफिस में? फैक्ट्री. फैक्ट्री में. ओके, तो व्हेन दे से पावर, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी हो और पावर हो तो दोनों में ये हम फर्क समझते हैं. तो पावर इट मींस ये हॉर्स पावर या बड़े मशीन्स के लिए बड़े वाले पावर की बात कर रहे हैं. तो हैंस वी विल शो इन ट्रेडिंग डेबिट. देन वी हैव मशीनरी, बहुत इजी है, एसेट. देन वी हैव फर्नीचर, ये भी है एसेट. Then we have rent. Rent is indirect expense, P&L debit. And then we have salary, वो भी होगा P&L debit. Then we have insurance is also indirect expense, P&L account debit. And then we have 8% bank loan, इसे स्टार मार्क करो. There is a hidden adjustment. Now first of all, bank loan तो पता है. Where will we show bank loan? Bank loan is our liability. बट 8%, ये 8% ये लोन कब ली है? ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है. ओके, तो यहां पर मैं पहले तो देखूंगा कि कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं. ये लोन कब ली है वो जानना जरूरी है, क्योंकि ये लोन के ऊपर वी नीड टू पे इंटरेस्ट. सो अब देखो यहां पर क्या कोई इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इसमें है या नहीं है? यस या नो? नो, बराबर कोई इंटरेस्ट का खर्चा नहीं है. तो इफ यू आर टेकिंग द बैंक लोन, देन डोंट यू फील दैट हमें दिमाग लगाना है. तो बैंक लोन है तो इंटरेस्ट पे करना चाहिए, लेकिन इधर तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बराबर. तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रिकॉर्ड करना बाकी है, ऐसे सोचना है. इसलिए इसको कहते हैं हिडन एडजस्टमेंट. सो पहले मैं देखता हूं कि क्या कोई डेट दी गई है अबाउट द लोन. तो यस, हियर वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 7. लोन की डेट दी गई है.
loan from the bank was taken on 1st October 19. So अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च कितने महीने का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? 6 months. इसका मतलब है 6 months का इंटरेस्ट इस लोन के ऊपर आउटस्टैंडिंग है. अगर ये एडजस्टमेंट ना दिया होता तो क्या मानते कि ये लोन पहली तारीख को लिया है या आखिरी तारीख को लिया है? क्या मानते आप? आखिरी तारीख। अच्छा, लेकिन अगर आखिरी तारीख मानते तो इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि लास्ट दिन को लोन लिया है. तो वोट आई सजेस्ट कि अगर ये एडजस्टमेंट ना दिया हो तो आपके पास दो रास्ते हैं. या तो अज्यूम करो कि लोन पहली तारीख को लिया है या फिर आखिरी तारीख को लिया है. अगर पहली तारीख को लिया है तो यू नीड टू पे इंटरेस्ट फॉर फुल 12 months. ओके, तो जनरली वी अज्यूम दैट loan is taken on the first date of the year so that we can calculate interest in full. But वो तब करते हैं जब डेट ना दी हो. Here date is given. और चलो आप आखिरी तारीख भी मानते हो तो भी wrong नहीं है. When you assume anything in accounting, you need to write down the note. Okay, तो you will get marks. तो 6 months की इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. चलो कैलकुलेट करते हैं बैंक लोन का इंटरेस्ट. बैंक लोन का अमाउंट है 25,000. सो 25,000 के ऊपर 8% कैलकुलेट करो कितना आता है. 1000. एंड वो भी हमें कैलकुलेट करना है फॉर 6 months. सो देखो 2500 का 1% होगा 250. ओके, और 8% 6 महीने के लिए करना है तो एज गुड एज मुझे 4% लेना होगा. येस और नो? 6 महीने का 4%, तो इसका 4 गुना कर दो. तो अक्षत ने परफेक्ट कहा 1000. सो 1000 की इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है. तो यू टेल मी, इफ 1000 इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग, what will be the two effects of this interest? Interest is your expense. Yes. So P&L account debit side you will show interest. And another effect, this interest is payable, so it is your liability. So these two effects you will give. P&L account debit because interest is not recorded, खर्चा है, record करना है, तो P&L debit. And another effect, it is not yet paid, so it is your liability. Journal entry is interest account debit to outstanding interest account. Okay, ये journal entry की ही हम effect दे रहे हैं. In final accounts, we directly give effect of journal entry. तो final accounts के adjustment are nothing but the journal entries. So are you clear about this adjustment? अच्छा, अगर liability में आप बताते हो तो अगर आप सेपरेटली बताते हो तो भी चलेगा, बट एक अच्छा तरीका ये होगा कि ये जहां पर लोन है, लोन भी लायबिलिटी में है, ये लोन के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी पेएबल है, तो दोनों ही लायबिलिटी साइड में सिमिलर आइटम्स है, दोनों को क्लब कर सकते हैं. तो आई विल पुट वन डॉट हियर. इट मींस इसी लोन में मैं ऐड कर दूंगा इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट, क्योंकि ये लोन भी पे करना है इंटरेस्ट बैंक को एंड उसका इंटरेस्ट भी पे करना है बैंक को. So I am putting here the dot. So please write yes if you are clear about this adjustment. अच्छा, अंश ने कहा है कि नेट प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं आएगा क्या? अंश, कैन यू रिपीट? मैं आपका क्वेश्चन पूरा नहीं समझ पा रहा हूं. दो इफेक्ट दोगे तो डिफरेंस कैसे होगा? ओके, हाँ. Then we have debtors where it should be shown asset side. Then we have creditors are to be shown on liability side. And then we have cash in hand, it is your asset. So that's it. And now अच्छा, मुझे टाइम बताओ कितना बाकी है? 5 minutes. एडजस्टमेंट डिस्कस कर लेते हैं, कल सम स्टार्ट करेंगे. क्लोजिंग स्टॉक, विच आर द टू इफेक्ट्स?
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. ऑलरेडी हमें पता है वेजेस आउटस्टैंडिंग, whenever any expense is outstanding, so in P&L account debit उस expense में हम add कर देंगे and other effect will be in liability side. Okay, so wages में एक dot में कर दूंगा. Here we have wages. wages शायद 4000 है. Yes, so I will put one dot. अंश जीएसटी अभी नहीं कर रहे हैं, ये इस चैप्टर के बाद पूरा जीएसटी हम डिटेल में समझेंगे. ओके, देन वी हैव बैड डेट्स ₹600. So please note, whenever bad debts are given in adjustment, these are new bad debts क्योंकि अब तक रिकॉर्ड नहीं हुआ है. तो bad debts are to be deducted from debtors. सो डेटर से माइनस करो एंड इट इज योर एक्सपेंस, खर्चा भी है. तो P&L अकाउंट डेबिट साइड बताओ. दीज टू एडजस्टमेंट्स आर हैविंग सिमिलर इफेक्ट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स. आपको लगता है ये तो एक्चुअली में बैड डेट्स हो गया, 600 का तो नुकसान हो गया. हियर यू फील दैट के जितने डेटर्स हैं आफ्टर यू डिडक्ट बैड डेट्स, पहले बैड डेट्स माइनस होगा और जो बचेंगे उसमें से भी 5% पैसे नहीं मिल सकते ऐसा लगता है. तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट भी फॉलो. सो इट इज योर एक्सपेक्टेड लॉस, तो उसको बुक करना जरूरी है. वी नो दैट भले एक्चुअली में हुआ नहीं है, लॉसेस को जल्दी बुक करो, प्रूडेंस कंसेप्ट. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू इफेक्ट्स. सो डेटर्स में कितने डॉट करेंगे हम? 2 डॉट्स करेंगे डेटर्स में बिकॉज देयर आर 2 एडजस्टमेंट्स इन डेटर्स. सो ये डेटर्स में आई विल पुट 2 डॉट्स. डेटर्स हो गया. एक और क्वेश्चन है कि वेजेस आर रिटर्न इन ट्रेडिंग अकाउंट बट एडजस्टमेंट इज डन इन P&L अकाउंट. व्हाई? अच्छा सॉरी मनकीरत, ये मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक P&L लिखा है. ये ट्रेडिंग डेबिट में ही मैंने वेजिस में डॉट किया ना, वेजिस ट्रेडिंग में है तो उसका आउटस्टैंडिंग भी उसी में होगा. ओके, सो इट वाज माय मिस्टेक. जहां पर वेजिस है वहां पर ही आउटस्टैंडिंग ऐड होगा. देन वी हैव रेंट इज पेड फॉर 11 month. दिस इज सिमिलर टू दिस वेजिस आउटस्टैंडिंग. So can I say 1 month rent is outstanding? Yes. So what will you do? Rent is in P&L account. So in P&L account debit side, we will add this unrecorded expense and another effect will be on liability side. So rent में हम dot करेंगे और amount भी find करेंगे. So here we have rent and rent is 22,000. So सोच कर बताओ, 11 मंथ्स का 22,000 है तो 1 मंथ का कितना? 2000. Yes, so here I will put one dot. रेंट में 2000 is outstanding. ओके, ये 2000 कैसे मिला वो मैंने आपको बता दिया. 2000 रुपीज इज आउटस्टैंडिंग. 11 महीने का है 22,000 तो एक महीने का है 2,000. एंड देन वी हैव इंश्योरेंस premium is paid per annum but year is ending on 31st May 2020. So your year is ending on March 2020. तो मार्च के बाद कितने महीने तक ये इंश्योरेंस है? अप्रैल एंड में 2 months. सो कैन आई से 2 months का प्रीपेड हुआ बिकॉज आपका ईयर एंड हो गया है 31st मार्च. सो आफ्टर मार्च इट इज प्रीपेड फॉर 2 months. अब प्लीज नोट इट इज पेड पर एनम. तो जो भी अमाउंट दिया है वो पर एनम 12 महीने का अमाउंट है. सो इंश्योरेंस कहां पर है? यहां पर इंश्योरेंस का अमाउंट है 3,600. तो ये 3,600 12 महीने का है तो 2 महीने का कितना? 600 होगा. ओके, डिवाइड बाय 12, 300 पर मंथ.
तो 2 months का कितना 600. So 600 is prepaid. Or when it is prepaid, which are the two effects which we give? You minus from that expense. तो P&L डेबिट में जहां इंश्योरेंस है वहां माइनस करो एंड प्रीपेड एक्सपेंस इज योर एसेट. एसेट साइड में बता दो. तो इंश्योरेंस में भी हम एक डॉट कर देंगे. Okay, so here also I will put one dot. So I hope this adjustment is clear. Okay, and depreciation on machinery and furniture, you already know, minus from the asset and show in P&L debit. So minus from this asset side and show as expense. So I will put dot in machinery as well as furniture. So where is machinery? Yes, 50,000 and 15,000. So I will put the dot so that I can leave a line. So I hope now we are clear about what to do, and tomorrow we will complete this question. Okay, so try to work on your art integration if you have time, and earlier you do, better will be for you. Okay, bye bye. You can mark attendance in WhatsApp group.